बारिश की वो हल्की फुहार और हाथ में चाय का गरम कप कभी कभी इंसान को उन गलियों में ले जाता है जहां हम अक्सर जाना भूल जाते हैं। मैं अर्जुन अपनी इसी कशमकश में उलझा हुआ था कि क्या वाकई हम जैसे आम लोग इस दुनिया की रफ्तार में कोई छोटा सा भी बदलाव ला सकते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत शाम में मैं बस यही सोच रहा था कि हमारी लाइफ की कहानी क्या सिर्फ सुबह उठने, दफ्तर जाने और फिर सो जाने तक ही सीमित है। मेरे बगल में बैठे एक बुजुर्ग, जिन्हें हम सब प्यार से बड़े भाई कहते थे, उन्होंने मेरी इस खामोशी को शायद पढ़ लिया था। उनके चेहरे पर वो जो हल्की सी मुस्कान थी, उसमें सालों का तजुर्बा और दुनिया को करीब से देखने की एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी ऐनक साफ करते हुए मुझसे कहा कि अर्जुन, ये जो बेचैनी है ना, यही दरअसल शुरुआत है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव किसी बड़े धमाके के साथ आता है, लेकिन असल में ये उन शांत रातों में जन्म लेता है जब आप अपनी पहचान और अपने मकसद के बीच का रास्ता तलाश रहे होते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, आजकल तो बस सर्वाइवल की रेस है। यहां अपनी पहचान ढूंढने का वजन ही इतना ज्यादा है कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल लगता है। उन्होंने मेरी बात सुनकर चाय का एक घूंट लिया और बोले कि पता है, ये जो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए होता है, नीचे दबाने के लिए नहीं। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि दुनिया एक तयशुदा नक्शे पर चलती है जहां हर चीज अपनी जगह पर फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, समझ आया कि ये नक्शा तो हमें खुद ही खींचना पड़ता है। तुम्हारी आंखों में जो ये सवालात है, ये वैसे ही है जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले क्षितिज को देखता है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार सोचा था कि तुम कुछ अलग करना चाहते हो? वो कोई बहुत बड़ा आइडियल नहीं था, शायद बस एक छोटी सी जिद थी कि मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। मैं सोचने लगा कि हाँ, शायद वो कॉलेज के दिन थे जब हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, आइडियलिज्म के सपने बुनते थे, लेकिन फिर ये रियलिटी सामने खड़ी हो गई। बड़े भाई ने आगे कहा कि देख भाई, ये आइडियलिज्म और रियलिटी कोई दो अलग किनारे नहीं है, ये तो एक ही नदी के दो पहलू है। जब तुम किसी काम को करने की ठानते हो तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन असलियत में वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। तुम्हें अपनी जड़ों को याद रखना होगा, क्योंकि वहीं से तुम्हें वो ऑडेसिटी मिलेगी, वो हिम्मत मिलेगी जो तुम्हें हारने के बाद फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे अंदर एक आवाज होती है जो कहती है कि हम इस जगह के लिए नहीं बने हैं, या शायद हम इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। वो आवाज ही दरअसल हमारा असल प्रॉमिस्ड लैंड है। वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो साफ सुथरी सोच है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। शहर का शोर धीरे धीरे बद रहा था, लेकिन हमारी बातों का जो फ्लो था वो एकदम शांत था। मैंने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों की कहानियों में अपनी जगह ढूंढते हैं, जबकि अपनी कहानी के पन्ने कोरा छोड़ देते हैं। बड़े भाई ने बताया कि कैसे जब कोई नई जिम्मेदारी आती है तो शुरू में ऐसा लगता है जैसे हम किसी गहरे समंदर में उतर गए हों। तैरना तो दूर, बस अपनी नाक पानी से ऊपर रखना ही एक बड़ी जीत लगने लगती है। उन्होंने एक पुराने किस्से का जिक्र किया, बिना किसी बड़े नाम के, बस एक एहसास के साथ, कि कैसे एक इंसान को अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि वो अपनी ताकत बन सके। उन्होंने कहा कि अर्जुन, परफेक्शन एक धोखा है। अगर तुम इंतजार करोगे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब तुम कदम बढ़ाओगे तो तुम वही खड़े रह जाओगे जहां आज हो। असली जादू तो उन इम्परफेक्ट कोशिशों में है, उन छोटी छोटी जीत में है जो दुनिया को शायद दिखती भी नहीं। मुझे उनकी बातें सुनकर अपने उन दिनों की याद आई जब मैंने पहली बार एक छोटे से कम्युनिटी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। वो एहसास कि मैं भी किसी का भला कर सकता हूं, वो कितना पावरफुल था। बड़े भाई बोले कि वही तो बात है, जब तुम अपनी जात से बाहर निकलकर किसी और के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी अपनी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती है। ये एक किस्म की क्लैरिटी है जो सिर्फ एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। तुम किताबों में घंटों बिता सकते हो, बड़े बड़े सिद्धांतों को रट सकते हो,
लेकिन जब तक तुम मैदान में नहीं उतरते, जब तक तुम लोगों की आंखों में वो उम्मीद और डर नहीं देखते, तब तक तुम्हें पावर का असल मतलब समझ नहीं आएगा। पावर दूसरों पर हुक्म चलाने का नाम नहीं है, बल्कि पावर तो वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैंने धीरे से पूछा कि लेकिन भाई, जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो, जब लगे कि सिस्टम इतना बड़ा है कि हम उसके सामने चींटी बराबर भी नहीं है, तब क्या करें? उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा कि सिस्टम क्या है? सिस्टम इंसानों से ही तो बना है और इंसान बदलाव से डरता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब एक अकेला इंसान भी ईमानदारी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, तो बड़े से बड़े पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हें लॉन्ग गेम खेलना सीखना होगा। हम आजकल इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसे 2 मिनट में नूडल्स बन जाते हैं। लेकिन जो बदलाव वाकई टिकते हैं, वे धीरे धीरे परतों में आते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो बीज तुम आज बो रहे हो, उसका फल शायद तुम्हें न मिले, लेकिन तुम्हारी अगली पीढ़ी उसकी छाव में जरूर बैठेगी। क्या यह मकसद काफी नहीं अपनी नींद कुर्बान करने के लिए? उनकी बातों में एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल को छू रही थी। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बस एक गहरा एहसास। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि दुनिया तुम्हें वैसा ही देखेगी जैसा तुम खुद को देखोगे। अगर तुम खुद को एक विक्टिम की तरह देखोगे, तो दुनिया तुम्हें सहानुभूति देगी, लेकिन इज्जत नहीं। और अगर तुम खुद को एक फाइटर की तरह देखोगे, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। उन्होंने अपने बचपन का एक मंजर याद किया, जहां साधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। वो बोले कि अर्जुन, कभी कभी हमें अपनी पहचान को फिर से रीडिफाइन करना पड़ता है। हम कौन हैं? हम वो हैं जो हमारे पुरखों ने हमें बनाया, या हम वो हैं जो हम खुद बनना चाहते हैं? इस द्वंद्व में ही जीवन का असली रोमांच है। शाम की हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। मैंने अपनी जैकेट के बटन बंद किए और उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि तुम्हें पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? मैंने कहा कि शायद हार को मानना। उन्होंने सर हिलाया और बोले कि नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपनी सफलता के बीच अपनी जड़ों को न भूलना। जब तुम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो, तो अक्सर तुम उन लोगों को भूल जाते हो जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया था। लेकिन असली लीडर वही है जो अपने साथ सबको लेकर चले। वो अकेला नहीं दौड़ता, वो एक ऐसा कारवां बनाता है जहां हर कोई महसूस करे कि वो इस सफर का हिस्सा है। यही वो फिलॉसफी है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। तुम्हें सिर्फ अपना प्रॉमिस्ड लैंड नहीं ढूंढना, तुम्हें दूसरों के लिए भी वो रास्ता बनाना है। मैं इस बात पर गहराई से सोचने लगा। अक्सर हम अपनी तरक्की की रेस में इतने मशगूल हो जाते हैं कि बगल में खड़े साथी का हाथ थामना भूल जाते हैं। बड़े भाई ने कहा कि देख, जिंदगी एक रिले रेस की तरह है। तुम्हें अपना हिस्सा दौड़ना है और फिर मशाल अगले खिलाड़ी को थमानी है। तुम पूरी रेस अकेले नहीं जीत सकते, और नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। असली सुकून उस टीम वर्क में है, उस कलेक्टिव एफर्ट में है जहां मैं खत्म होकर हम शुरू होता है। और ये हम ही वो ताकत है जो दुनिया के नक्शे को बदल सकती है। उन्होंने एक पुरानी लाइब्रेरी की याद दिलाई जहां वे घंटों बैठकर ये समझने की कोशिश करते थे कि दुनिया कैसे चलती है। उन्होंने कहा कि किताबें हमें रास्ता तो दिखाती है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। तुम चाहे कितने भी समझदार क्यों न हो जाओ, अनुभव की धूल जब तक तुम्हारे जूतों पर नहीं लगती, तब तक तुम्हारी समझ अधूरी है। मैंने महसूस किया कि अर्जुन, मेरा ये फिक्शनल किरदार, धीरे धीरे उस कशमकश से बाहर आ रहा था। उसके अंदर एक नई रोशनी सी जल रही थी। यह कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं था, यह तो बस एक रूहानी बातचीत थी जो उसे अपनी ही कमियों से रूबरू करा रही थी, और साथ ही उसे यह विश्वास भी दिला रही थी कि वो काफी है। बड़े भाई ने आगे कहा कि तुम्हें अपनी कमियों से नफरत करने की जरूरत नहीं है। वे तो बस रिमाइंडर्स हैं कि तुम इंसान हो, और एक इंसान ही अपनी गलतियों से सीखकर
एक नया इतिहास रच सकता है। बस एक बात याद रखना, कभी भी अपनी उम्मीद को छोटा मत होने देना। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम्हारी सोच अव्यावहारिक है, लेकिन याद रखना कि हर बड़ा बदलाव शुरू में एक पागलपन ही लगता था। तुम्हें उस पागलपन को सहेज कर रखना है, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। बातचीत अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां शब्दों की जरूरत कम और एहसास की ज्यादा थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे जो हर उस इंसान के अंदर होता है जो कुछ बेहतर करना चाहता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांति में मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, बल्कि मुझे नए और बेहतर सवाल मिले थे। और शायद यही किसी भी गहरी बातचीत का मकसद होता है। बड़े भाई उठे, अपना डंडा उठाया और चलने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि कल फिर मिलेंगे, इसी जगह, इसी वक्त। अभी तो सफर शुरू हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत से किस्से बाकी हैं, बहुत सी परतें खोलनी बाकी है। मैं वही बैठा रहा, उनकी जाती हुई परछाई को देखता रहा। शहर की रोशनियां अब तेज हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही तरह की स्थिरता थी। मुझे समझ आ रहा था कि मेरा ये 18 से 35 साल का संघर्ष कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये एक तैयारी है, एक ऐसी तैयारी जो मुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जिसका सपना मैंने कभी बंद आंखों से देखा था। और अब मैं उस सपने को खुली आंखों से जीने के लिए तैयार था। यह एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं और यह कि मेरी छोटी सी कोशिश भी इस बड़े ब्रह्मांड में अपनी जगह रखती है, मुझे एक अजीब सा सुकून दे गया। रात अब गहराने लगी थी और मैं अपने घर की तरफ मुड़ गया। हर कदम पर मुझे बड़े भाई की वे बातें याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में भी उनकी आवाज की गूंज थी। उन्होंने सिखाया था कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर के उस छोटे से फैसले से शुरू होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और आज मैंने वो फैसला ले लिया था। मैं अपनी कहानी का खुद लेखक बनूंगा और इस बार स्याही मेरी अपनी मेहनत और उम्मीद की होगी। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था, बहुत सी गलतियां करनी बाकी थी, लेकिन कम से कम अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि जैसा बड़े भाई ने कहा था, हार तो सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस गूंजती खामोशी में मैंने महसूस किया कि हर इंसान के पास एक ऐसी कहानी होती है जो सुनाई जानी चाहिए, और मेरी कहानी अब बस शुरू ही हुई थी। वो कशमकश, वो डर, वो उम्मीद, सब कुछ अब एक नए अर्थ के साथ मेरे सामने था। मैं अर्जुन अब बस एक आम लड़का नहीं था, मैं एक ऐसा मुसाफिर था जिसे अपना रास्ता पता चल गया था, और रास्ते की खूबसूरती मंजिल से कहीं ज्यादा होती है, ये अब मुझे समझ आने लगा था। चलते चलते मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, बिल्कुल उन छोटे छोटे सपनों की तरह जो हमारे दिल के किसी कोने में दबे रहते हैं। और आज मैंने उन सपनों को बाहर आने की इजाजत दे दी थी। हम अपनी बातचीत में इतना खो गए थे कि पता ही नहीं चला कब हम उस पुराने पार्क के गेट पर पहुंच गए जहां बचपन में मैं घंटों क्रिकेट खेला करता था। बड़े भाई ने रुककर उस टूटी हुई बेंच की तरफ इशारा किया और हम वहां बैठ गए। उन्होंने अपनी जैकेट की जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और बोले कि अर्जुन, कभी कभी मुझे लगता है कि हम सब एक बड़ी मशीन के पुर्जे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि मशीन का स्विच किसके हाथ में है। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मुझे लगा था कि अगर मैं अच्छी बातें करूंगा, सही तर्क दूंगा, तो लोग मान जाएंगे। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। लोग आपके लॉजिक से नहीं, बल्कि आपकी नीयत और आपकी मेहनत से जुड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे शुरू में वे गलियों में घूमकर लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द सुनते थे। वो कोई चुनाव नहीं था, वो तो बस एक कोशिश थी ये समझने की कि आखिर एक आम इंसान की जरूरत क्या है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा कि मजाक तो उड़ा ही था,
कई बार लोगों ने दरवाजे मुंह पर बंद कर दिए। कई बार लोगों ने कहा कि तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के यहां गंदी गलियों में क्या कर रहे हो। लेकिन वही तो असली इम्तिहान था। जब तुम किसी के पास मदद के लिए जाते हो तो तुम सिर्फ एक समाधान लेकर नहीं जाते, तुम अपनी पूरी पहचान लेकर जाते हो। उन्होंने एक किस्सा सुनाया जब वे एक ऐसी बस्ती में गए थे जहां सड़कों पर पानी जमा रहता था। वहां के लोग इतने मायूस थे कि उन्हें लगा ही नहीं कि कुछ बदल सकता है। बड़े भाई बोले कि उस वक्त मैंने सीखा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं है, बल्कि लोगों को ये यकीन दिलाना है कि उनके पास खुद को बदलने की ताकत है। एम्पावरमेंट कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप दान में दे सकें। ये तो एक आग है जिसे बस सुलगाना पड़ता है। बैठे बैठे मुझे अपनी उस छोटी सी नौकरी का ख्याल आया जहां मैं रोज बॉस की डांट सुनता था और सोचता था कि मेरा वजूद क्या है। बड़े भाई ने जैसे मेरे मन की बात ताड़ ली। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम सोचते हो कि तुम एक मामूली फाइल क्लर्क हो या एक मामूली इंजीनियर हो, लेकिन सोचो अगर तुम उस फाइल को सिर्फ कागज का टुकड़ा न मानकर एक इंसान की उम्मीद मानो तो तुम्हारा काम बदल जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे उनके शुरुआती दिनों में उन्हें भी लगता था कि वे बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उन्हें छोटे छोटे कामों में उलझा दिया गया। लेकिन बाद में समझ आया कि वे छोटे काम ही तो नींव थे। अगर तुम एक छोटे से ग्रुप को साथ नहीं ला सकते तो तुम देश को क्या दिशा दोगे। हर बड़े सफर की शुरुआत उन छोटी मुलाकातों से होती है जहां आप सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं। उन्होंने मुझे समझाया कि लिसनिंग एक बहुत बड़ी कला है। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब तुम किसी की बात गौर से सुनते हो तो तुम उसे सम्मान देते हो, और दुनिया में सम्मान से बड़ी कोई और चीज नहीं है। बड़े भाई ने बताया कि कैसे उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात करना सीखा। कोई किसान था, कोई मजदूर, कोई छोटा व्यापारी। उन सबकी भाषा अलग थी, लेकिन उनकी तकलीफें एक जैसी थी। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी ईगो को किनारे रखकर लोगों की आंखों में देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हम सब एक ही धागे से बंधे हैं। ये कॉमन ग्राउंड ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जीत भी। हवा में अब रात की ठंडक बढ़ने लगी थी। बड़े भाई ने अपनी डायरी बंद की और बोले कि अर्जुन, तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वो सिस्टम नहीं है, वो दूसरे लोग भी नहीं है। वो रुकावट है हमारा अपना सेल्फ डाउट। हम खुद से कहते हैं कि हम काफी नहीं हैं, या शायद हमारे पास वो बैकग्राउंड नहीं है जो सफल होने के लिए चाहिए। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि कैसे वे खुद को हमेशा एक आउटसाइडर महसूस करते थे। न तो उनका नाम वैसा था, न ही उनका चेहरा वैसा था जैसा उस समय के नेताओं का होता था, लेकिन उन्होंने अपनी उस कमी को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक आउटसाइडर होना दरअसल एक एडवांटेज है, क्योंकि आप चीजों को एक नई नजर से देख सकते हैं। आप उस घिसी पिटी सोच में नहीं फंसे होते जो बदलाव को रोकती है। मैंने महसूस किया कि हम अक्सर अपनी पहचान को एक बोझ की तरह ढोते हैं, जबकि वो हमारा पंख बन सकती है। बड़े भाई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि राजनीति या समाज सेवा सिर्फ नीतियों, पॉलिसीज के बारे में नहीं है, वो कहानियों के बारे में है। हम सब अपनी अपनी कहानियां जी रहे हैं। अगर तुम मेरी कहानी में खुद को देख सको और मैं तुम्हारी कहानी में खुद को ढूंढ सकूं, तो हम अजनबी नहीं रहेंगे। ये एम्पैथी का पुल ही वो रास्ता है जो हमें उस प्रॉमिस्ड लैंड तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मां और दादा दादी से जो कुछ सीखा वही उनकी असली पूंजी थी। किताबी ज्ञान तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो संस्कार और जो जुझारूपन आपको अपने परिवार के संघर्षों से मिलता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में भी बहुत खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना पहला बड़ा चुनाव बुरी तरह हारा था। वो हार सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, वो एक व्यक्तिगत चोट थी।
उन्हें लगा कि शायद वे गलत रास्ते पर हैं। शायद उनके पास वो एक्स फैक्टर नहीं है। लेकिन उस हार ने उन्हें विनम्रता सिखाई। उन्होंने सीखा कि हारने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी आपको और मेहनत करनी है, अभी आपको और करीब से लोगों को समझना है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे मोड़ आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लोग तुम्हें नाकामयाब कहेंगे। उस वक्त बस एक बात याद रखना, रेजिलियंस ही वो गुण है जो एक लीडर को भीड़ से अलग करता है। गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर खड़े होना और अपनी धूल झाड़कर फिर से मुस्कुराना बड़ी बात है। मैंने उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उन्होंने बताया कि कैसे सफलता के बाद भी मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि उनका स्वरूप बदल जाता है। जब आप थोड़े ऊपर पहुंचते हैं तो आपको उन समझौतों, कॉम्प्रोमाइजेस का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको चुनना पड़ता है कि आप अपनी आत्मा बचाएंगे या अपना पद। बड़े भाई ने कहा कि यही वो जगह है जहां आपकी क्लैरिटी का इम्तिहान होता है। अगर आपके इरादे नेक हैं और आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप किसी भी तूफान को झेल सकते हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि कभी भी अपनी इंटरनल कॉम्पास को मत छोड़ना। वो जो अंदर की आवाज है जो कहती है कि ये सही है और ये गलत, वही तुम्हारी सच्ची साथी है। पार्क के कोने में एक छोटा सा कुत्ता सो रहा था। उसकी बेफिक्री देखकर बड़े भाई मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देखो, कुदरत हमें कितना कुछ सिखाती है। वो बिना किसी दिखावे के अपना काम करती है। हमें भी बस अपना कर्म करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि दुनिया क्या सोचेगी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे एक टीम बनाई, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो उनसे भी ज्यादा काबिल थे। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जिसके पास सारे जवाब हों, बल्कि वो होता है जो सही सवाल पूछ सके और दूसरों की प्रतिभा को पहचान सके। उन्होंने कहा कि अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक ऐसा कलेक्टिव बनाना होगा जहां हर कोई महसूस करे कि ये उसका अपना मिशन है। मैं उनकी हर बात को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक धुंध साफ हो रही हो। मुझे समझ आ रहा था कि मेरा संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं है, ये एक यूनिवर्सल जर्नी है। बड़े भाई ने अंत में कहा कि अर्जुन, कल हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पूरी दुनिया की नजरें आप पर होती हैं, तब उस प्रेशर को कैसे संभालते हैं। लेकिन आज रात के लिए इतना काफी है। अपनी इस बेचैनी को घर ले जाओ और इसे ठंडे दिमाग से सोचो। याद रखना, तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हारी सच्चाई झलकनी चाहिए। दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन जो काम दिल से किया जाता है वो अमर हो जाता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस खामोश रात में मैं अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ चल दिया। पार्क का वो गेट, वो टूटी बेंच और बड़े भाई की वे बातें, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी पहचान की परतें धीरे धीरे खुल रही है। मैं अब सिर्फ एक दर्शक नहीं था, मैं इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, मुझे अब अपनी कमियों से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वे मुझे अपनी ताकत लग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरा प्रॉमिस्ड लैंड कोई दूर की मंजिल नहीं है, बल्कि वह तो इसी रास्ते में है, इसी संघर्ष में है। घर पहुंचकर मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। शहर अब भी जाग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अनोखा सुकून था। मैं जानता था कि कल का दिन एक नई सीख और एक नई चुनौती लेकर आएगा, और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो कमरे में धूप की एक पतली सी लकीर खिड़की के पर्दे को चीरती हुई फर्श पर पड़ी थी। कल रात की बातें मेरे दिमाग में किसी पुरानी फिल्म की तरह घूम रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मेरा वो छोटा सा प्रोजेक्ट जो मैंने बस कुछ दोस्तों के साथ शुरू किया था बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है। अब लोग सवाल पूछने लगे थे, उम्मीदें बढ़ने लगी थी। मैं जब चाय की दुकान पर पहुंचा तो बड़े भाई वहां पहले से ही बैठे
एक पुराना अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर इशारा किया कि बैठो। मैंने अपनी उलझन उनके सामने रख दी। मैंने कहा कि भाई, पहले सब कुछ कितना आसान था। हम बस काम करते थे और खुश रहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर कोई मेरी तरफ देख रहा है, जैसे अब गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। ये अटेंशन मुझे थोड़ा डरा रहा है। उन्होंने अखबार तय करके मेज पर रखा और बोले कि अर्जुन, इसे दी ग्रेट ट्रांजिशन कहते हैं। जब तुम अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर एक बड़े मंच की तरफ बढ़ते हो, तो तुम्हारी प्राइवेसी सबसे पहले कुर्बान होती है। तुम्हें लगता है कि तुम वही पुराने अर्जुन हो, लेकिन दुनिया के लिए तुम अब एक सिंबल बन चुके होते हो। उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया कि कैसे एक समय ऐसा आया था जब उन्हें लगने लगा था कि वे अब अपने खुद के मालिक नहीं रहे। उनके हर शब्द को तौला जाने लगा था, उनके हर कदम को परखा जाने लगा था। उन्होंने कहा कि ये वो मोड़ है जहां तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम इस रोशनी में चमकना चाहते हो या इस ताप में जलना चाहते हो। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो इंसान को एक बबल के अंदर रहना पड़ता है। वो बबल उसे सुरक्षा तो देता है, लेकिन उसे जमीन की सच्चाई से दूर भी ले जा सकता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उस वक्त घर और रिश्तों पर असर नहीं पड़ता। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनकी आवाज में एक हल्की सी टीस थी जब उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है। जब आप किसी बड़े मिशन पर निकलते हैं तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस सफर पर अनचाहे ही निकल पड़ता है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जीवन साथी, जो खुद बहुत मजबूत और समझदार थी, उन्हें इस रास्ते पर जाने से टोकती थी। वो डरती थी कि कहीं ये चमक धमक उनके आपसी रिश्तों की सादगी को न लील जाए। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हें अपने करीबियों को ये यकीन दिलाना होगा कि चाहे दुनिया तुम्हें किसी भी नाम से पुकारे, उनके लिए तुम वही रहोगे जो हमेशा थे। ये संतुलन, बैलेंस बनाए रखना ही असली आर्ट है। हमारी बातचीत अब उस प्रेशर की तरफ मुड़ गई जो अक्सर बड़ी उम्मीदों के साथ आता है। बड़े भाई ने बताया कि कैसे जब उन्होंने पहली बार एक बड़े मंच पर बोलने का मौका पाया था तो उनके पैर कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि क्या उनके पास वाकई कहने के लिए कुछ ऐसा है जो लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। वे उन हजारों आवाजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्हें कभी सुना नहीं गया था। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी ईगो को छोड़कर एक बड़े मकसद के लिए खड़े होते हो तो डर अपने आप गायब हो जाता है। ऑडेसिटी का मतलब सिर्फ निडर होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम कर रहे हो वो तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। मैंने महसूस किया कि हम अक्सर अपनी छोटी छोटी हार जीत में इतने उलझ जाते हैं कि उस बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पाते। बड़े भाई बोले कि देखो भाई, रास्ते में तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे कि तुम गलत हो या तुम्हें ये करना चाहिए या वह। कंसल्टेंट्स, सलाह देने वाले और आलोचक, इनकी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अंत में फैसला तुम्हें अपनी गट फीलिंग के आधार पर ही लेना होगा। उन्होंने बताया कि कैसे उनके सफर में भी कई बार रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज फेल हुई, कैसे कई बार आंकड़े गलत साबित हुए, लेकिन जो चीज हमेशा सही रही वो थी उनकी नीयत। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो लोग तुम्हारी छोटी गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी ईमानदारी से समझौता किया तो फिर कोई भी सफलता तुम्हें सुकून नहीं देगी। चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन हमारी मेज पर जैसे एक अलग ही शांति थी। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि अक्सर जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम उन लोगों को भूलने लगते हैं जो हमारे साथ जमीन पर थे। उन्होंने अपनी टीम का जिक्र किया, वे पागल नौजवान जो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात काम करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक सपने पर यकीन था। उन्होंने कहा कि अर्जुन,
अपनी टीम में ऐसे लोग रखना जो तुम्हें नो कह सके, जो तुम्हारी चापलूसी न करे बल्कि तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखा सके। क्योंकि जब आप एक ऊंचे ओहदे पर होते हैं तो सच सुनने की गुंजाइश कम होती जाती है। तुम्हें उन आवाजों की जरूरत है जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखें। मैंने उनसे पूछा कि जब सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आप खुद को शांत कैसे रखते हैं? वे मुस्कुराए और बोले कि किताबों की शरण में जाकर या कभी कभी बस शांत बैठकर। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपने दिन भर के शोर शराबे के बाद रात को अकेले बैठते थे और खुद से सवाल करते थे। वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ही उन्हें टूटने से बचाता था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा कोना बनाना होगा जहां कोई भी बाहर की आवाज न पहुंच सके। वो कोना सिर्फ तुम्हारा होगा, जहां तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकोगे और अपनी ताकत को फिर से बटोर सकोगे। बातचीत के दौरान उन्होंने आइडेंटिटी के बारे में एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अक्सर दुनिया हमें एक खानों, बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश करती है। तुम इस धर्म के हो, तुम इस क्षेत्र के हो, तुम इस बैकग्राउंड के हो। लेकिन एक लीडर का काम उन खानों को तोड़ना है। उसे एक ऐसा नैरेटिव बनाना पड़ता है जिसमें हर कोई खुद को फिट महसूस करे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वे सिर्फ एक वर्ग के नहीं बल्कि सबके बन सके। ये समावेशिता, इंक्लूसिविटी ही वो जादू है जो एक सामान्य इंसान को एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। हवा में अब गर्माहट आ गई थी। दोपहर होने को थी। बड़े भाई ने उठते हुए कहा कि अर्जुन, आज तुमने जो सवाल पूछे हैं वे तुम्हारी मैच्योरिटी की निशानी है। याद रखना, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो बस एक रास्ता है और इस रास्ते पर सबसे बड़ी चुनौती खुद को न खोना है। जब तुम कल अपनी ऑफिस की मीटिंग में जाओ तो बस ये याद रखना कि तुम वहां क्यों हो। अगर तुम्हें अपना वाइट पता है तो हाउ अपने आप सुलझ जाएगा। उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ चले गए। मैं वहीं बैठा रहा, अपनी खाली चाय की प्याली को देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधों का वजन थोड़ा कम हो गया है। वो जो डर था कि लोग क्या कहेंगे, वो अब एक जिम्मेदारी के एहसास में बदल गया था। मुझे समझ आ रहा था कि मेरा ये सफर, चाहे वो मेरे छोटे से प्रोजेक्ट का हो या मेरी अपनी पहचान का, वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं था। वो उन सब के बारे में था जो मुझ पर भरोसा करते थे। मैंने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया अपनी टीम के लिए, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं कहा था। एक शुक्रिया और एक वादा कि हम साथ मिलकर इस तूफान को झेलेंगे। घर लौटते वक्त मुझे सड़क पर चलते लोग पहले से थोड़े अलग लगे। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, एक संघर्ष था और एक उम्मीद थी। बड़े भाई ने सही कहा था, हम सब जुड़े हुए हैं, बस हमें वो पुल ढूंढने की जरूरत है। आज की बातचीत ने मुझे सिखाया था कि ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब दूसरों से अलग होना नहीं है, बल्कि दूसरों के और करीब आना है। ये एहसास इतना पावरफुल था कि मुझे अपनी थकान का पता ही नहीं चला। शाम को जब मैंने अपनी फाइलें खोली तो उनमें लिखे आंकड़े मुझे अब सिर्फ नंबर नहीं लग रहे थे, वे मुझे इंसानी जिंदगियों के हिस्से लग रहे थे। और इसी एहसास के साथ मैंने अपने काम को एक नई नजर से देखना शुरू किया। कल की चुनौतियां अभी बाकी थी, लेकिन आज की शांति ने मुझे उन्हें फेस करने का हौसला दे दिया था। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए किसी रोलर कोस्टर सवारी से कम नहीं थे। मेरा वो छोटा सा प्रोजेक्ट अब एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां हर फैसला एक बड़ी चुनौती बन गया था। फंड्स की कमी, टीम के बीच अंदरूनी खींचतान और बाहर से होने वाली आलोचना, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से घेर लिया गया हूं। एक शाम जब मैं ऑफिस की छत पर अकेला बैठा शहर की बत्तियों को देख रहा था, मुझे बड़े भाई की याद आई। वे अक्सर कहते थे कि जब आप किसी बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं तो क्राइसिस बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन क्या हुआ? आज चेहरे पर वो चमक नहीं है
जो पहली बार मिली थी। मैंने मुड़कर देखा, बड़े भाई वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में फिर वही पुरानी डायरी थी। मैंने अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। मैंने कहा कि भाई, मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा है। मुझे लगा था कि अगर मैं सही करूंगा तो सब मेरा साथ देंगे, लेकिन यहां तो हर कोई अपनी ही डफली बजा रहा है। उन्होंने रेलिंग का सहारा लिया और बोले कि देख छोटे, जब तुम एक बड़े जहाज के कैप्टन बनते हो तो तुम सिर्फ शांत समंदर के लिए नहीं बने होते। असली पहचान तो तब होती है जब लहरें ऊंची हों और कोहरा इतना घना हो कि आगे का रास्ता ही न दिखे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया अपनी उस पुरानी याद का, जब उन्हें एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उस वक्त हर कोई उन्हें अलग सलाह दे रहा था। कोई कह रहा था कि सब कुछ छोड़ दो, कोई कह रहा था कि और ज्यादा रिस्क लो। लेकिन लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे लोकप्रिय फैसला लें, बल्कि यह है कि आप वो फैसला लें जो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो, भले ही वो कड़वा लगे। उन्होंने समझाया कि उस वक्त उन्हें भी वो स्ट्रेस टेस्ट पास करना पड़ा था, जहां न सिर्फ सिस्टम को परखना था बल्कि खुद के इरादों को भी। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे अपने प्रोजेक्ट के वे फैसले याद आ रहे थे जो मैंने आधे अधूरे मन से लिए थे। बड़े भाई ने कहा कि अर्जुन, जब आप ऐसी स्थिति में हो तो सबसे पहले केओस को ऑर्डर में बदलना पड़ता है। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन सी चीज वाकई मायने रखती है और कौन सी सिर्फ शोर है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी टीम के साथ आधी आधी रात तक बैठकर हर पहलू पर चर्चा की थी। वे उन लोगों से भी बात करते थे जो उनके कट्टर विरोधी थे, क्योंकि कभी कभी सबसे सटीक जानकारी आपके विरोधियों के पास ही होती है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा लीडर कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास सारे जवाब हैं। वो कहता है कि मेरे पास सही लोग हैं जो जवाब ढूंढ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब आपको पता हो कि आपका फैसला गलत हो सकता है, तब आप उस दबाव को कैसे झेलते हैं? उन्होंने मेरी आंखों में झांका और बोले कि प्रोबेबिलिटीज ही हमारा असली गाइड है। दुनिया में कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती। तुम्हें अपनी पूरी मेहनत से डेटा देखना है, एक्सपर्ट्स की सुननी है और फिर अपनी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना है। उन्होंने एक पुराने युद्ध के मैदान का उदाहरण दिया, बिना नाम लिए, कि कैसे कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता। आपको बस लीस्ट बैड यानी सबसे कम बुरे विकल्प को चुनना होता है और फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, अगर तुम हार के डर से फैसला ही नहीं लोगे तो तुम पहले ही हार चुके हो। हमारी बातचीत अब उस आइडेंटिटी की तरफ मुड़ गई जो हम दूसरों के सामने पेश करते हैं। बड़े भाई ने बताया कि कैसे उन्हें अक्सर कूल और काम रहने का टैग दिया गया था, जबकि अंदर से वे भी उतने ही परेशान होते थे जितना कोई और। उन्होंने कहा कि लीडरशिप का एक हिस्सा परफॉर्मेंस भी है। अगर तुम घबरा जाओगे तो तुम्हारी टीम पूरी तरह बिखर जाएगी। तुम्हें वो शांत चेहरा बनाए रखना पड़ता है ताकि दूसरों को उम्मीद मिल सके, लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे एक निरंतर चलने वाली मशीन होनी चाहिए जो हर सेकंड नई स्ट्रेटजी बना रही हो। उन्होंने मजाक में कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं जिसकी स्क्रिप्ट हर मिनट बदल रही है और मैं उसका हीरो भी हूं और डायरेक्टर भी। मैंने महसूस किया कि हम अक्सर बड़े लोगों को सुपर हीरो समझ लेते हैं, जबकि वे भी हमारी तरह ही उलझनों से भरे होते हैं। बड़े भाई ने बताया कि कैसे उनकी बेटियों और उनकी पत्नी के साथ बिताए गए वे चंद लम्हे ही उन्हें इस भारी वजन को उठाने की ताकत देते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लाइफ में भी वो एंकर होना चाहिए जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखे, चाहे वो कोई दोस्त हो, परिवार हो या बस शाम की चाय का एक प्याला। अगर तुम पूरी तरह अपने काम में डूब जाओगे तो तुम एक मशीन बन जाओगे और एक मशीन कभी लोगों का दर्द नहीं समझ सकती। शाम गहरा रही थी और शहर का शोर अब हमारे आसपास
एक संगीत की तरह गूंज रहा था। बड़े भाई ने एक बहुत ही गहरी बात कही, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम जो ये चेंज लाना चाहते हो, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कभी कभी तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कुछ बहुत बड़ी योजनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, ताकि वे धीरे धीरे लोगों के मन में अपनी जगह बना सके। कॉम्प्रोमाइज कोई गंदा शब्द नहीं है, ये तो उस रास्ते का हिस्सा है जहां अलग अलग सोच के लोग साथ चलते हैं। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा झुकोगे तो तुम सबको साथ लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि असली पावर अग्रीमेंट बनाने में है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने में नहीं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, राजनीति हो या तुम्हारा प्रोजेक्ट, अंत में सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी पर टिका है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं। अगर तुम उन्हें ये दे सको तो वे तुम्हारे लिए पहाड़ भी खोद देंगे। मैंने उनसे पूछा कि जब लोग आपके इरादों पर शक करते हैं तब आप क्या करते हैं? वे हंसे और बोले कि तब मैं और ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाता हूं। मैं उन्हें दिखाता हूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। जब आप लोगों को अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं तो उनका शक भरोसे में बदलने लगता है। आज की बातचीत ने मुझे एक नई समझ दी थी। मुझे समझ आया कि मेरा डर दरअसल मेरा सबसे बड़ा गुरु है। वो मुझे सचेत कर रहा है, मुझे और बेहतर तैयारी करने के लिए उकसा रहा है। बड़े भाई ने उठते हुए कहा कि अर्जुन, कल हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आप उस मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं जिसे आपने प्रॉमिस्ड लैंड कहा था, तो उस वक्त की चुनौतियां क्या होती हैं। लेकिन आज के लिए इतना याद रखो कि तूफान में ही असली नाविक की पहचान होती है। अपनी टीम के पास जाओ, उन्हें गले लगाओ और कहो कि हाँ, हम मुश्किल में हैं, लेकिन हम साथ हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा और इस बार मेरे मन में कोई बोझ नहीं था। मैंने अपने ऑफिस की लाइटें बंद की और सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त महसूस किया कि मेरे कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुझे पता था कि कल सुबह फिर वही समस्याएं होंगी, वही फंड्स की कमी और वही बहसें होंगी, लेकिन अब मेरे पास उन्हें देखने का एक नया नजरिया था। मैं अब सिर्फ एक मैनेजर नहीं था जो काम खत्म करना चाहता था। मैं एक ऐसा इंसान बन रहा था जो एक जर्नी को एंजॉय करना सीख रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत रात ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया था कि संघर्ष ही जीवन का असली स्वाद है। घर पहुंचकर मैंने अपनी टीम को एक छोटा सा वॉइस नोट भेजा, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, हमारे पास एक नया प्लान है। और उस रात मैं पहली बार चैन की नींद सोया। वो रात काफी भारी थी, शहर की लाइटें वैसी ही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था। मेरा वो छोटा सा स्टार्टअप जो अब एक बड़े संगठन का रूप ले चुका था, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक गलत फैसला हजारों लोगों की उम्मीदों को तोड़ सकता था। हम एक बहुत बड़े विस्तार, एक्सपांशन की सोच रहे थे, लेकिन रिस्क इतना ज्यादा था कि मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन मुझे बोर्ड मीटिंग में अपना फाइनल विजन पेश करना था। मैं उसी पुराने ढाबे पर पहुंचा जहां बड़े भाई अपनी चाय का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही मैंने बस इतना कहा, भाई, ये बोझ अब सहा नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ऐसे कमरे में बंद हूं जहां हर दीवार मुझ पर गिर रही है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और अपनी चाय के कप से उठती भाप को निहारते हुए बोले, अर्जुन, इसे कहते हैं द लोनलीएस्ट सीट इन द रूम। जब तुम उस कुर्सी पर बैठते हो जहां आखिरी फैसला तुम्हारा होता है, तो वो कमरा अपने आप छोटा लगने लगता है। तुम्हें पता है, दुनिया को लगता है कि बड़े फैसले बहुत साफ सुथरे और लॉजिकल होते हैं, लेकिन असल में वे हमेशा 51 और 49 फीट के बीच की जंग होते हैं। कभी भी तुम्हारे पास 100% जानकारी नहीं होगी। तुम्हें बस उस 2% के अंतर पर दाव लगाना पड़ता है जो तुम्हारी अंतरात्मा, कॉन्शियंस तुम्हें बता रही होती है।
उन्होंने एक किस्सा सुनाया, बिना किसी मिशन का नाम लिए, बस एक एहसास के साथ। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा था जिसमें जान का जोखिम था। हर कोई डरा हुआ था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ नहीं थी और विफलता का मतलब था पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी। उस वक्त बड़े भाई ने आगे कहा, मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा मकसद मेरी साख, रेप्यूटेशन से बड़ा है? अगर जवाब हाँ है तो फिर डर कैसा? अर्जुन, जब तुम बड़े मिशन पर होते हो तो तुम्हें अपनी ईगो को उस कमरे के बाहर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें उन लोगों की आवाजें सुननी पड़ती है जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वे तुम्हें वो सच दिखा देते हैं जो तुम्हारे वफादार साथी नहीं देख पाते। मैंने सीखा है कि एक लीडर का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई अपनी बात बिना डरे कह सके। जब तुम उस हाई रिस्क वाले फैसले की टेबल पर बैठे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा डेटा नहीं, बल्कि तुम्हारी वैल्यूज होती है। मैंने महसूस किया कि मैं अब तक सिर्फ जीतने के बारे में सोच रहा था, सही होने के बारे में नहीं। बड़े भाई ने बताया कि कैसे जब वे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते थे तो उन्हें समझ आया कि हर कोई किसी न किसी डर से जूझ रहा है, चाहे वो कोई ताकतवर देश का राष्ट्रपति हो या एक छोटा सा कार्यकर्ता, सबके अंदर एक अनिश्चितता होती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग इतिहास बदलते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है? नहीं, वे बस कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। वे जानते हैं कि वे गलत हो सकते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि रुकना सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने डिप्लोमेसी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे रिश्तों में और काम में आपको सामने वाले के नजरिए से दुनिया को देखना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ अपनी लकीर को बड़ा करना चाहोगे तो तुम कभी पुल नहीं बना पाओगे। हमारी बातचीत अब उस मोड़ पर आ गई जहां कामयाबी का एक अजीब सा कड़वा स्वाद महसूस होता है। बड़े भाई ने कहा, कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, कोई बड़ा अवार्ड, और तुम्हें अंदर से लगेगा कि तुम इसके लायक नहीं हो, या शायद तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हें वो समझ रही है जो तुम हो ही नहीं। इसे इम्पोस्ट सिंड्रोम कहते हैं, और ये अच्छे लोगों को ही होता है, क्योंकि जो वाकई काबिल होते हैं उन्हें अपनी कमियों का एहसास हमेशा रहता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान मिला, जबकि उनके देश में अभी भी बहुत से काम अधूरे थे। वो विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, उन्हें हमेशा याद दिलाता रहा कि मंजिल अभी दूर है। मैंने उनसे पूछा कि जब सब आपकी तरफ एक मसीहा की तरह देखते हैं तो आप अपनी इंसानियत, ह्यूमैनिटी कैसे बचाते हैं? उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, घर जाकर। जब मैं अपनी बेटियों के साथ बैठता था या अपनी पत्नी से अपनी उलझनें साझा करता था, तब मुझे समझ आता था कि मैं सिर्फ एक पद, ऑफिस नहीं हूं। मैं एक बाप हूं, एक पति हूं और एक दोस्त हूं। वो जो डोमेस्टिसिटी है, वो जो घर की दाल रोटी और छोटी छोटी शिकायतें हैं, वही तुम्हें पागल होने से बचाती है। अर्जुन, अगर तुमने अपने काम को ही अपनी पूरी पहचान बना लिया तो जिस दिन काम में गिरावट आएगी तुम पूरी तरह टूट जाओगे। अपनी जड़ें हमेशा उन लोगों में रखना जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सादगी के लिए प्यार करते हैं। दोपहर की धूप अब ढलने लगी थी। बड़े भाई ने अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा कि बदलाव की रफ्तार अक्सर हमें बेचैन कर देती है। हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया को एक ही दिन में बदल देंगे, लेकिन असल में हम बस एक नींव रखते हैं। उन्होंने अपनी उन कोशिशों के बारे में बताया जो शायद उनके रहते पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। लेगेसी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा नाम पत्थरों पर लिखा जाए। उन्होंने समझाया, लेगेसी का मतलब है कि तुमने आने वाली पीढ़ी के लिए वह दरवाजा थोड़ा और खोल दिया जो पहले बंद था। तुम्हारा यह प्रोजेक्ट भी एक ऐसा ही दरवाजा है। हो सकता है तुम वो सब कुछ न कर पाओ जो तुमने सोचा था, लेकिन अगर तुमने सही नीयत से शुरुआत की है तो कोई और आकर इसे पूरा जरूर करेगा। मुझे उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिला।
वो जो परफेक्शन का भूत मेरे सिर पर सवार था, वो धीरे धीरे उतरने लगा। बड़े भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, अर्जुन, होप यानी उम्मीद कोई अंधा विश्वास नहीं है। उम्मीद तो वो मेहनत है जो आप तब भी करते हैं जब आपको पता हो कि नतीजे आपके पक्ष में नहीं हो सकते। ये वो हिम्मत है जो कहती है कि भले ही आज रात काली है, लेकिन सूरज का निकलना तय है, और उस सूरज को लाने में मेरी एक छोटी सी भूमिका है। उन्होंने मुझे उन लोगों की याद दिलाई जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपना काम कर रहे हैं। वही असल में इस दुनिया के असली नायक है। जब हम ढाबे से बाहर निकले तो उन्होंने दूर पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। देखो, वे पहाड़ कितने शांत हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नीचे शहर में क्या शोर हो रहा है। तुम्हें भी अपने अंदर वैसा ही एक पहाड़ खड़ा करना होगा, अड़ेग, शांत और विशाल। जब तुम कल उस बोर्ड मीटिंग में जाओ तो उन लोगों को यह मत दिखाना कि तुम कितने स्मार्ट हो, उन्हें यह दिखाना कि तुम कितने कमिटेड हो। लोगों को विजन से ज्यादा उस इंसान पर भरोसा होता है जो उस विजन के पीछे खड़ा है। मैं चुपचाप उनके साथ चलता रहा। मुझे समझ आ रहा था कि लीडरशिप का मतलब अब मेरे लिए बदल गया है। ये अब सिर्फ स्ट्रैटेजी और नंबर्स का खेल नहीं था, बल्कि ये एक साधना बन गई थी। एक ऐसी साधना जिसमें आपको खुद को बार बार जलाकर कुंदन बनाना पड़ता है। बड़े भाई ने मुझे सिखाया था कि मुश्किल फैसलों के वक्त अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को याद करो जिनकी जिंदगी तुम्हारे एक हाथ ना से प्रभावित होगी। अगर तुम उनके प्रति ईमानदार हो तो तुम्हारा फैसला कभी गलत नहीं होगा। रात की ठंडी हवा अब चेहरे पर लग रही थी। बड़े भाई ने चलते चलते रुककर कहा, अर्जुन, कल का दिन बहुत बड़ा है, शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक दिन है, इसके बाद भी हजारों दिन आएंगे। अपनी जीत को अपने सिर पर मत चढ़ने देना और अपनी हार को अपने दिल में मत उतरने देना। बस अपना बेस्ट देना और बाकी सब उस कुदरत पर छोड़ देना। मैंने उनका हाथ थामा और एक गहरी कृतज्ञता के साथ उन्हें विदा किया। घर लौटते वक्त मैं सड़कों पर सो रहे लोगों, देर रात तक काम करने वाले दुकानदारों और पुलिस वालों को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इन सबका ऋणी हूं। मेरा ये प्रोजेक्ट, मेरा ये विजन इन सब के लिए है। वो जो ग्लोबल और लोकल के बीच की दूरी थी, वो अब खत्म हो गई थी। मुझे समझ आ गया था कि अब प्रॉमिस्ड लैंड कोई जगह नहीं है, बल्कि वह एक वादा है जो हम खुद से और अपनी आने वाली पीढ़ियों से करते हैं। और उस वादे को निभाने की ताकत अब मेरे अंदर महसूस हो रही थी। कल की मीटिंग अब मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि वह मुझे एक अवसर लग रही थी, एक अवसर अपनी सच्चाई को साबित करने का। मैं तैयार था, उस लोनलीस्ट सीट पर बैठने के लिए भी और उस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए भी, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ वे सारी बातें थी, वो सारा तजुर्बा था जो बड़े भाई ने इतनी सादगी से मेरे अंदर बो दिया था। अगले दिन जब मैं उस बोर्ड रूम के दरवाजे पर खड़ा था तो मुझे अपनी हथेलियों में हल्की सी नमी महसूस हो रही थी। वो कमरा जो कभी मुझे बहुत डरावना लगता था, आज मुझे एक अखाड़े जैसा लग रहा था, जहां मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सीख को एक फैसले में समेटना था। मीटिंग शुरू हुई और जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, मुझे बड़े भाई की वे सारी बातें याद आने लगी जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में मुझसे कही थी। मैंने शांति से सबकी सुनी, विरोधियों के तीखे सवाल, समर्थकों की दबी हुई चिंताएं और बाजार के वे अनिश्चित आंकड़े जो किसी को भी विचलित कर सकते थे। लेकिन इस बार मेरे अंदर एक अलग ही स्थिरता, स्टेबिलिटी थी। जब मेरी बोलने की बारी आई तो मैंने कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दी, नहीं मैंने कोई बड़े दावे किए। मैंने बस वही कहा जो मेरी असलियत थी। मैंने उनसे उस जर्नी के बारे में बात की जो हमने शुरू की थी, और उस वादे के बारे में जो हमने उन लोगों से किया था जो हम पर भरोसा करते हैं। मैंने देखा कि कैसे धीरे धीरे उस कमरे का माहौल बदलने लगा। लोग अब आंकड़ों से हटकर
उस मिशन की रूह को देखने लगे थे। जब मीटिंग खत्म हुई और फैसला हमारे पक्ष में आया तो मुझे वो खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी मैंने कल्पना की थी, बल्कि मुझे एक बहुत गहरा और भारी एहसास हुआ, जैसे कि अब असली काम शुरू हुआ है। शाम को जब मैं फिर से उस पुरानी बेंच पर पहुंचा तो बड़े भाई वहां अकेले बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जो सिर्फ उसे ही मिल सकती है जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया हो। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, भाई, जीत तो हो गई, लेकिन मन में वो उल्लास क्यों नहीं है जो पहले छोटी छोटी जीतों पर होता था? वे मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम एक लीडर बन चुके हो अर्जुन। एक लीडर के लिए जीत सिर्फ अगले संघर्ष का एक गेटवे होती है। तुम अब उस मकाम पर हो जहां तुम्हें समझ आ रहा है कि कामयाबी का असली मतलब तालियां नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारी है जिसे तुम अब अपने कंधों पर महसूस कर रहे हो। उन्होंने बताया कि कैसे उनके सफर के आखिरी दिनों में, जब वे एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम दे चुके थे जिसे पूरी दुनिया ने एक बड़ी जीत माना था, तब भी वे उसी रात अपने कमरे में अकेले बैठकर उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें उस फैसले से नुकसान पहुंचा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी जीत पूरी तरह से साफ नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ न कुछ अधूरापन रह जाता है, और वही अधूरापन हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। बड़े भाई ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना मोड़ते हुए कहा कि अब मेरा वक्त यहां खत्म होने को है। उन्होंने बताया कि हर मुसाफिर को एक न एक दिन अपनी मशाल किसी और को सौंपनी पड़ती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, वो इस पूरी इंसानियत की कहानी है। हम सब उस प्रॉमिस्ड लैंड की तलाश में हैं जहां न्याय हो, जहां बराबरी हो और जहां हर इंसान को अपना सपना जीने का हक हो। लेकिन याद रखना, वो जगह कोई मंजिल नहीं है जिसे तुम एक दिन छू लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस है। वो एक वादा है जिसे तुम्हें हर सुबह खुद से दोहराना होगा। उन्होंने मुझे समझाया कि बदलाव की रफ्तार कभी कभी इतनी धीमी होती है कि हमें लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे उन छोटे छोटे कदमों ने मिलकर एक लंबा रास्ता तय कर लिया है। उस शाम की हवा में एक अजीब सी विदाई की गंध थी, लेकिन उसमें उदासी नहीं थी। बड़े भाई ने मुझे बताया कि कैसे उन्हें अपनी विरासत, लेगेसी को छोड़कर जाते वक्त एक सुकून महसूस हुआ था। उन्होंने कहा कि असली सफलता ये नहीं है कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि ये है कि तुमने कितने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वे भी कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर मेरे जाने के बाद तुम जैसे कुछ नौजवान खड़े होकर ये कह सके कि यस वी कैन, तो समझो मेरा काम पूरा हुआ। उन्होंने मजाक में कहा कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी अपनी आवाज इतनी मजबूत हो गई है कि वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। बस अपनी उस मासूमियत को कभी मत खोना जो तुम्हें लोगों के दर्द से जोड़ती है। जिस दिन तुम दूसरों की तकलीफ को सिर्फ एक केस स्टडी की तरह देखने लगोगे, उस दिन तुम्हारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। मैं उन्हें गौर से देख रहा था, उनकी आंखों में चमकते हुए वे अनुभव और वो गहराई जो शब्दों से परे थी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कहेगी, कभी तुम्हें सिर पर बैठाएगी तो कभी मिट्टी में मिला देगी, लेकिन तुम्हें उस सेंटर को पकड़ कर रखना है जो तुम्हारी पहचान है। उन्होंने बताया कि कैसे पावर की गलियों में घूमते हुए भी उन्होंने हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा। वे उस लड़के को कभी नहीं भूले जो शिकागो की सड़कों पर लोगों से बात करता था, या वो बच्चा जो हवाई के समंदर किनारे सपने देखता था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जहां भी जाओ उस अर्जुन को साथ रखना जो आज इस बेंच पर बैठा है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और शहर की लाइटें एक एक करके जल रही थी। बड़े भाई धीरे से उठे और अपना कोट ठीक करते हुए बोले, जिंदगी बहुत छोटी है
और दुनिया बहुत बड़ी। इसमें अपनी जगह बनाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक बात याद रखना, कभी भी नफरत को अपने अंदर घर मत बनाने देना। नफरत करना आसान है, प्यार और सहानुभूति, एम्पैथी दिखाना मुश्किल है, और असली ताकत उसी मुश्किल रास्ते पर चलने में है। उन्होंने मुझे गले लगाया और एक आखिरी बार मेरी पीठ थपथपाई। उनकी वो छुअन मुझे एक आशीर्वाद की तरह महसूस हुई। वे धीरे धीरे अंधेरे में ओझल होने लगे और मैं वही खड़ा उन्हें देखता रहा। मुझे लगा जैसे एक युग खत्म हो रहा है और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैं उस पार्क से बाहर निकला और सड़कों पर चलने लगा। आज मुझे वो भीड़ परेशान नहीं कर रही थी। आज मुझे वो शोर नहीं लग रहा था। मुझे हर चेहरे में एक संभावना दिख रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरा वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो एक जरिया था उन लोगों की आवाज बनने का जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था। मैंने महसूस किया कि अब प्रॉमिस्ड लैंड कोई ऐसा सपना नहीं है जो कभी पूरा होगा, बल्कि वह तो उस सपने को देखने की हिम्मत का नाम है। वो हर उस कोशिश का नाम है जो हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करते हैं। मैं अब उस डर से आजाद था जो मुझे नाकामयाबी से लगता था, क्योंकि अब मुझे पता था कि हर हार एक सबक है और हर जीत एक नई जिम्मेदारी। घर पहुंचकर मैंने अपनी खिड़की खोली और उस ठंडी हवा को अपने अंदर महसूस किया। आज मुझे अपनी डायरी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे सारी बातें मेरे दिल पर नक्काशी की तरह छप गई थी। मैंने अपने फोन को एक तरफ रख दिया और उस सन्नाटे को एंजॉय करने लगा। ये वो शांति थी जो बहुत बड़े तूफान के बाद आती है, या शायद उस शांति की तरह जो एक नई सुबह से पहले महसूस होती है। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन हजारों चेहरों को याद किया जो मुझसे जुड़े थे। मुझे पता था कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो चुनौतियां फिर से खड़ी होंगी, लोग फिर से सवाल करेंगे और शायद मैं फिर से किसी उलझन में फंसूंगा। लेकिन अब मेरे पास वो आंतरिक प्रकाश, इनर लाइट था जो मुझे कभी भटकने नहीं देगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस सुकून भरी रात में मैं अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। मैंने सीख लिया था कि एक इंसान की ताकत उसकी कुर्सी में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, कैरेक्टर में होती है। मैंने जान लिया था कि बदलाव के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस एक अटूट इरादे की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये महसूस कर लिया था कि हम सब अपनी अपनी यात्रा में एक दूसरे के हमसफर हैं। कोई भी अकेला नहीं है और कोई भी इतना छोटा नहीं है कि वो फर्क न डाल सके। इसी एहसास के साथ मैंने अपनी थकान को अलविदा कहा और एक गहरी, सुकून भरी नींद की आगोश में समा गया, ये जानते हुए कि मेरा कल आज से कहीं ज्यादा उजला होगा। और वो वादा, वो प्रॉमिस्ड लैंड का सपना अब मेरी हर सांस के साथ जुड़ गया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ओर से आप सभी को एक ऐसी ही सुकून भरी और प्रेरक रात की शुभकामनाएं।